हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट ईवीएस की जो है क्लास है, महा मैराथन है और हम इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि टफ थे, डिफ़िकल्ट थे, आप सभी को उसको करने में प्रॉब्लम भी आ रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि आप जो 20 अगस्त को हुआ था वो करा दीजिए, इस डेट का करा दीजिए। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को लिया हुआ है मिक्स में, सो दैट हम यहाँ पर देखें कि अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको हमको किस तरीके से करना है। कल मैंने आपको सीडीपी कराई थी, इसके पहले मैंने आपको एसएसटी कराया था, और आज जो है ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो कि पेपर 1 में 30 नंबर का पूछता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपको अभी तक सोशल साइंस, आपको पता है एसएसटी 1 लाइनर नोट्स मैंने कल से देना स्टार्ट कर दिया है, पीडीएफ नहीं मिला है तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और भी सारे मैराथन्स होते ही हैं, तो आप प्लीज़ जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ सिंक्रोनस, यहाँ पर देखो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का चयन करना चाहती है, तो वो निम्न में से किसे चुनेगी। तो सबसे पहले ये सिंक्रोनस क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है ना, इसका मतलब होता है रियल टाइम। किस चीज़ का? रियल टाइम कम्युनिकेशन वेयर यू कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अदर इमीडिएटली। मतलब एक ऐसा रियल टाइम जहाँ पर आप अपने कम्युनिकेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी है कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, बट रियल टाइम में होना चाहिए, विद अदर्स इमीडिएटली, मतलब तुरंत। तो वो आपको बताना है। जैसे कि मान लो अगर मुझे अपनी बात आपके तक पहुंचानी है, तो तुरंत मैं चाहूँगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर लूँगी, ऑनलाइन चैट कर दूँगी, आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगी। तो ये सारे होते हैं रियल टाइम। फ़ोन कॉल था, बट ये प्री रिकॉर्डेड, जैसे कि रिकॉर्डेड आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पर मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे पाती हूँ, बट आप जो मेरे से कहना चाहते हैं वो तो हम नहीं सुन पाते हैं, वो मैं नहीं देख पाती हूँ। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। वही लाइव क्लास रहता तो हम आराम से सिंक्रोनस कम्युनिकेट कर लेते। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं, ईमेल भी वही चीज़ हो गया। ईमेल आप करोगे, अब मैं देखूंगी तब तो होगा ना कम्युनिकेशन। फिर आपका जो है ये ब्लॉग्स वगैरह भी आप जानते हो कि ब्लॉग तो डेली रूटीन टाइप का होता है, उस समय भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। देन जो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आपको पता है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकती हूँ, आप अपनी मेरे तक पहुंचा सकते हो। ऑनलाइन चैट में भी हम तुरंत इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकते हो, फ़ोन कॉल में भी। इसलिए हमारा 4 होगा। बस इतना समझ लो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन वेयर यू कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अदर्स इमीडिएटली। ठीक है, मतलब आप तुरंत एक रियल टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करना है आप तुरंत कर सकें। सो दैट्स वाई 4। और ये टफ क्वेश्चन था एक तरीके से देखा जाए तो, घुमा के पूछा हुआ है। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, ठीक है, जो ट्रैवल है वो क्या दर्शा रहा है, आपने ईवीएस में तो पढ़ा ही होगा, हमारे जो 6 थीम्स हैं, ट्रैवल, रेलवे स्टेशन, ईवीएस में एक क्या दिखा रहा है, कम्युनिटी रिसोर्सेज को दिखा रहा है। तो इसमें से कौन पूरा करेगा थीम भोजन को? तो आपने देखा कि ट्रैवल के लिए रेलवे स्टेशन है, तो वैसे भोजन के लिए क्या हो सकता है? भोजन हमको कहाँ से, मतलब किस तरीके से मिलता है? कृषि फॉर्म, जंगल, दुकानदार, किसान। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो सारे ही बहुत अच्छे आंसर हैं, बट आप मुझे बताओ, अगर आपको ट्रैवल करना है तो ये थोड़ी ना है, मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है तो आप रास्ते में से कहीं से नहीं, आपको उसके लिए रेलवे स्टेशन जाना ही होगा, अगर आपको ट्रेन से जाना है तो। अदरवाइज ट्रैवल करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर इसने डिकोड किया ना, रेलवे स्टेशन से कोड किया है। सेम उसी तरीके से अगर हमको भोजन चाहिए तो तुरंत किसान थोड़ी ना हमें लाकर दे देगा, पहले वो उगाएगा, फार्मिंग करेगा, एग्रीकल्चर, कृषि करेगा, देन मिलेगा। देन इस तरीके से हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 63 देखते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो, क्लास में हम ईवीएस पढ़ रहे थे और उसी समय एक शिक्षक का प्रश्न, जो स्टूडेंट्स थे उनको स्वयं या अपने साथियों का जो प्रतिक्रियाएं होंगी, जो भी उनके रिएक्शंस होंगे, उनके आंसर्स को इलेबोरेट करने के लिए अप्रिशिएट करेगा, प्रमोट करेगा, मोटिवेट भी बोल सकते हैं। तो क्या हो सकता है ऐसा? खोजपूर्ण प्रश्न हो सकता है, कंडीशनिंग हो सकता है, चेनिंग हो सकती है, या फिर ट्रायल एंड एरर। तो आपको भी पता है एक ऐसा प्रश्न जो कि विस्तार करे, और वो होता है खोजपूर्ण प्रश्न, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप 64 देखिए। अनीता
परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली। ठीक है, परिवार थीम को पढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है, एक यूनिट जो है प्लान वो तैयार कर रही है। तो इसमें से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, मतलब टाइटल इसमें से कौन हो सकता है। बट याद रखना आपको क्या, वो क्या पढ़ा रही है, परिवार थीम। तो इसमें से टाइटल क्या हो सकता है, उसको ध्यान देना है। तो क्या ये हो सकता है टाइटल उसका, परिवार घुमंतु परिवार, या फिर जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है, या फिर जो परिवार के भीतर के जो संबंध होते हैं, या फिर परिवार में आपका रिलेशनशिप हो जाएगा, आपके जेंडर रोल्स हो जाएंगे, आपका व्यवसाय हो जाएगा बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो मैंने कल भी बताया था कि जब भी कोई एक ऐसा आंसर मिले ना जिसमें इन तीनों को जो है मेंशन किया हो, तो आप देखो ना यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, तो सबसे बेस्ट तो हमारा यही होगा ना, टाइटल। सो इसका 4 हो जाएगा। चलिए 65 देखिए। देखो ईवीएस के क्वेश्चन है, इतने लेंथी क्वेश्चन है, तो आप 65 का देख सकते हो। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमको बच्चों को समझाना है, तो हम स्टोरी, पोएम्स, ये सारी चीज़ें वो पसंद करती है कि हम इसको क्लास में डिस्कस, मतलब समझाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे बेस्ट इसमें से तर्क क्या हो सकता है कि आखिर में क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, कि जो भी तुम्हें पोएम्स आते हैं हम उनको जो है एनकरेज करेंगे ताकि वो अपनी पोएम्स, अपनी स्टोरी लिख सकें। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, डाइवर्सिटी के बारे में बच्चों को जो है अवेयर करना, ये भी हो सकता है। पाठों को अधिक जो है इंटरेक्टिव बनाना, इंजॉयबल बनाना और इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि बच्चे जो है अच्छे से इसको रिलेट कर पाएँ। सो ये तीनों होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, बी सी डी। चलिए ये देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है 1 to 5 में ईवीएस पढ़ाने का। तो देखो, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना नहीं, ना ही हमको मिडिल स्तर पर साइंस पढ़ाने के लिए उनको तैयार करना है, ना ही एकदम गहन समझ के लिए। हम क्या चाहते हैं कि बच्चों को जो है स्कूल के बाहर की जो दुनिया है उससे हम उनको कनेक्ट कर सकें। तो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्लासरूम लर्निंग को आप कनेक्ट कर सकें लाइफ आउटसाइड द स्कूल। सो दैट्स वाई 4। चलिए 7 देखिए। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट को दिखाता है जिसमें एक अंडा जो है वो पानी के ग्लास में, ये रहा, ये पानी का ग्लास है, इसमें जो अंडा है वो डूब गया। लेकिन अगर जैसे ही एक और ग्लास है, इसमें अंडा है, पानी है, और इसमें उसने नमक ऐड कर दिया, ठीक है, नमक मिलाने पे वो तैरने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये नॉर्मल वाटर में अंडा डूब गया, बट जैसे हमने इसमें नमक ऐड किया ये तैरने लगा। तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, तुम अलग अलग तरीके से खुद डालकर देख लो, या फिर पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, ये हो सकता है। व्याख्या पूछ रहा है आपसे, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे कि चलो बेटा अभी नहीं, तुम आगे जाकर इसके रीजंस को देख लोगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, और देखा आपने कि विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन सी कैन गिव टू स्टूडेंट्स इंक्वायरी। अब आपसे बच्चे तो प्रश्न पूछेंगे ना कि मैम ऐसा क्यों हुआ, क्यों नमक डालते ही अंडा तैरने लगा, उसके पहले जो है वो डूब गया था। तो यहाँ पर आप क्या सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो आप कर सकते हो कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन उसका अवलोकन करेंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा बच्चों के जो भी इंक्वायरीज होगी उसको सॉल्व करने की। सो 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 68 देखो।
देखो इसमें लिखा है एजर्शन रीजन, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब ओरिएंटेड प्रोसेस स्किल्स हैं ये। तो आपको पता है ना कि ईवीएस में तो हम ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये सारी चीज़ें करते हैं, एकदम सही है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तब जाकर आप ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे ईवीएस में जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो एजर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, क्योंकि एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स होते हैं, उसी से तो आप एक्वायर करते हो ना जो भी आपको अचीव करना है। सो व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा हमारा ये तो छूट 68 हुआ है ना अभी तो, हाँ ये रहा 69। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? अब देखो सममेटिव असेसमेंट क्या होता है, आपने 3 महीने पे पेपर लिया, आपने 6 महीने पे लिया, आपने एनुअल एग्जाम्स लिया, तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? ये देखने के लिए कि कितना लंबा जो है प्रश्न पत्र हो, उसका ऑब्जेक्टिव कितना लंबा हो, या फिर प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज, मतलब जितना भी कंटेंट है आप उसको कवर कर लें, एंड साथ में क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आपने ये प्रश्न बनाया है, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, टोटल मार्क्स एंड कंटेंट कवरेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, या फिर वही लेंथ एंड टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इन दोनों में देखो आप डिफरेंस है, यहाँ पर बात हो रही है कि आपने पूरा कंटेंट कवर किया है, साथ में उद्देश्य भी हैं दूसरे में, और यहाँ पर लिख दिया है ना कि टोटल मार्क्स, इस चीज़ से ये गलत हो गया। ठीक है, सामग्री कवरेज तो फिर भी ठीक था, बट टोटल मार्क्स एंड कंटेंट कवरेज ऑफ द उद्देश्य की बात ही नहीं की गई है। सो बेस्ट सबसे हमारा दूसरा है। ठीक है, चलिए 70 देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? याद रखना, लर्निंग आउटकम, मतलब विच इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड के लिए लर्निंग आउटकम कौन सा नहीं है? नेगेटिव वाला हो जाएगा, जैसे कि अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये तो है। देन आप देखो देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। बात किस चीज़ की हो रही है? आउटकम की बात हो रही है। इसमें भी आउटकम आएगा आपका, पहले में भी, दूसरे तीसरे में भी आएगा। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, तो बच्चे इसमें कुछ सीखेंगे, आउटकम आएगा। बट आप मुझे बताओ, ये दूसरे में आपका क्या कोई आउटकम आ रहा है? वॉइसेस ओपिनियन एंड इशूज़, मतलब आप अपने ओपिनियन दे रहे हो, एक्सपीरियंस जो भी आपने किया है, रिलेट्स टू सोशल प्रैक्टिस सच एज डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा दूसरा हो जाएगा। 70 हो गया, चलो 71 देखते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। तो इस उद्देश्य के लिए इसमें से कौन सा मानदंड सबसे बेस्ट होगा? याद रखना, ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पुस्तक में बड़े बड़े चित्र होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, नहीं एकदम सेम लेवल का नहीं, हम उससे थोड़ा हायर लेवल रखते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए मतलब एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। जी हाँ, बेस्ट आंसर है हमारा 4। ठीक है, चलो 72 देखते हैं। वही है एजर्शन रीजन, और सही विकल्प का चुनाव करना है। देखो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, सभी जानते हैं हमारे थीम्स हैं। इसका रीज़न क्या दिया है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थी के लिए आसान है। हाँ, ये बात तो है कि मतलब थीम आधारित में वो काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं, बट इसीलिए थीम नहीं है, ये रीज़न गलत दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट तो सही है बट व्याख्या सही नहीं है, तो हमारा तीसरा हो जाएगा। चलो 73 देखो,
आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू एनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। ठीक है, मतलब हैंड्स ऑन जो एक्टिविटीज़ होती है, जो बच्चे खुद अपने हाथों से करके देखते हैं, सीखते हैं, आप उसको एनकरेज करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सी बेस्ट एक्टिविटी होगी? ग्लोब से नक्शा पढ़ना, क्या ये हैंड ऑन एक्टिविटी है, हाथ से करके सीखना? नहीं है। और विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करो, कि अलग, ये भी कोई एक्टिविटी थोड़ी ना है कि आपने पैसे कलेक्ट करवा लिए। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, डेवलपिंग अ ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, जो मटेरियल है आपके पास आप उससे ईवीएस की किट तैयार करो, और ये होता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ठीक है, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बना दो, ये भी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो एनकरेज करना चाहते हैं व्यावहारिक गतिविधि को, उसके लिए हमारा बेस्ट आंसर है तीसरा। ठीक है, चलिए, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस क्या है? बताओ। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि ये कोई आपका फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप क्लास में एक्टिविटी करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, कभी भी आप असेसमेंट ले लेते हो बच्चों का। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखो, एक तो हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग और दूसरा है असेसमेंट एज लर्निंग। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का आकलन हमारा सबमेटिव असेसमेंट होता है, जिसको हम एक तरीके से असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। तो ये होगा नहीं, और सीखने के बारे में आकलन ये भी नहीं है। अगर आप रचनात्मक आकलन की बात कर रहे हैं तो वो केवल हमारा ए एंड सी होगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर नोट करें। पूछा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। चलो 75 देखो, दो कथन दिए गए हैं और आपको सही बताना है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण, आपको पता है ना, फील्ड ट्रिप्स जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तु, घटनाओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। ये मेमोराइजेशन जो वर्ड है ना, रटना, मतलब मेमोरी रटने के लिए नहीं होती है, हमको एक्सप्लोरेशन के लिए होता है। ये नहीं कि मैं वहाँ पे गई तो मैं चीज़ों को याद करूँ, नहीं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, तो 4। ठीक है, चलिए 76। और ये मैंने कराया हुआ है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं। अगर आप एक रफली यहाँ पे ढंग से बन तो नहीं पाएगा, बट फिर भी कोशिश करती हूँ। देखिए, आपको पता है ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ठीक है, मैनेज कर लेना अगर समझ में ना आए तो छोटे से डायग्राम में। अब यहाँ पर हमारा गुजरात है, ये वेस्ट में है ना गुजरात, और आपका पता है आपका यूपी इस साइड में है, यहाँ पे है हमारा यूपी। ठीक है, तो अगर आप गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की ये क्या हो सकता है हमारा, ये गुजरात के सापेक्ष अगर आप देखो तो यूपी जो है, एक तरीके से इसको ऐसे करके देखें तो ये किस में हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश है हमारा यहाँ पे है, और आंध्र प्रदेश हमारा आ गया साउथ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट तीसरा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो अगर आपको पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, देन आप आराम से कर लोगे। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। 77 देखो, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ये तो बहुत आसान है, मस्कुलर एनर्जी ना, वो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है, वो कोई गाना नहीं गा रहा है कि साउंड एनर्जी निकलेगी। ठीक है, या कोई इसलिए हमारा तीसरा हो जाएगा, मांसपेशियों की ऊर्जा। 78 देखो, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? व्हेन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट। ठीक है, बताओ। तो हमें क्या मिलता है? हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है ना, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा मिलता है जब भी हम ईंधन जलाते हैं। तो बाकी के तो गलत लिखे हैं, दूसरा हो जाएगा। 79 देखो, इसमें से कौन सा असम में खाए जाने वाले चावल की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो ये तो कई बार पूछा हुआ है। बोरा चावल असम का है जो पकने के बाद से एकदम स्टिकी हो जाता है। ठीक है ना, चिपचिपे जैसे। तो पहला।
बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्न में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? तो ठंडी में होता है मधुमक्खी पालन का काम बिहार में, और ये भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी है हमारा अक्टूबर से दिसंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा है जीरा, केसर, मिर्च, लौंग किस तरीके का दिखता है? कील की तरह दिखता है, दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है, पीले रंग का है, छोटा परंतु खुशबूदार। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जीरा जो है छोटा होता है बट फ्रेग्रेंट होती है, खुशबू होती है, तो ए का 4 तो एलिमिनेट कर दो। देन आपको पता है कि जो केसर होता है पीले कलर का होता है, पीले रंग का, बी का हो गया तीसरा, ये भी खत्म। और आपका मिर्च की उत्पत्ति हुई है दक्षिणी अमेरिका से, और लौंग आपने देखा होगा कील की तरह दिखता है, तो लौंग का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलो बंगाल की खाड़ी, ये आपको पता है, ये इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप मुझे बताओ। केरल तो हमारा इस साइड में हो गया, पूरा मैं डायग्राम ही बना देती हूँ। देखो केरल हम आपको पता है यहाँ पे है, ठीक है, और आपका कर्नाटक यहाँ पे है, ये केरल हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया। तो केरल कर्नाटक तो अरब सागर में है ना, तो केरल भी खत्म, कर्नाटक भी खत्म। अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो भी आपका इस साइड में है। जो उड़ीसा है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है आपका। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी का एक तटवर्ती राज्य है। कौन सा है? उड़ीसा। तो मैप एक बार देख लेना कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। चलो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है जंगल के बारे में, निम्न कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको पता है कुडुख भाषा में तुरांग का मतलब जंगल है, तो ए तो डेफिनेटली होगा, खत्म ये, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये वाली गलत। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रहते हैं। ये भी खत्म। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये सही है। तो केवल इसमें जंगल के बारे में ए एंड डी, ये सही है। 84 देख लेते हैं। 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आप सॉल्व कर सकते हो। 144 ग्राम, ठीक है। चलो सांप के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सांप के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो तथा इसमें से गलत कथन को पहचानो। तो देखो, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। जी हाँ, सांप अपना भोजन पूरा निगलता है। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत भी होते हैं। एक बात बताओ, जब वो निगल के खा जाता है तो चबाकर खाने वाली बात तो अपने आप गलत हो गई। सांप चबाता थोड़ी ना है, तो इसलिए हमारा 4 हो जाएगा, गलत वाला। चलो 86, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्न में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा टिन एंड कॉपर। जो ब्रॉन्ज होता है वो किसका मिक्सचर होता है? टिन एंड कॉपर। चलो 87 देखो, हाथी के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। गलत। आपने पढ़ा होगा हाथी के बारे में, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहीं पे। देन वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये भी गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी बात सही है। तो हम जाएंगे सी एंड डी के साथ। 88 देखिए, ए और बी पर विचार करो। अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि मनाली में ढालू छतें वाली मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये बांसों के खंभे पर तो असम में बनाए जाते हैं ना, तो ये तो बात ही गलत हो गई। ए गलत है हमारा, तो दोनों सही तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। हाँ, ये बात सही है।
ए गलत है, बी सही है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। एटी 89 देखो, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एजर्शन रीज़न, और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, सही है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं। हाँ, ये बात भी सही है, कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, व्याख्या भी सही है, तो इसमें दूसरा हो जाएगा। ठीक है। 90 देखो, जो प्लांट होता है ना उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है तने का मुख्य कार्य, याद रखिएगा स्टेम के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना ये स्टेम का काम नहीं होता है। जो तना होता है ये आपको पता है, ये पौधे का जो तना होता है ये रहा, इसका काम होता है ना कि शक्ति देना, सहारा देना, तो बी तो डेफिनेटली होगा। और उसके बाद से आप देख सकते हो पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, यस, जो तना होता है वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो इस तरीके से बी एंड सी, सो हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको होटल जाना है। ठीक है, आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व, देखिए इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिए। अब जैसे कि आपको पता है ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब जैसे कि 60 मीटर ईस्ट बोल रहा है तो आप इसी साइड में तो जाएंगे, 60 मीटर है कि नहीं, ईस्ट साइड में, इस साइड में आप जाओगे। फिर आपको 200 मीटर नॉर्थ में जाना है, देन आप ऊपर ऐसे 200 मीटर, अब छोटी सी स्क्रीन पे मैं अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ बट समझ लेना, इसी तरीके से होगा। फिर आपको 350 मीटर वेस्ट, तो वेस्ट किस साइड में, यहाँ इस साइड में है, तो फिर हम जाएंगे कितना, 350 मीटर। ठीक है, देन फाइनली 40 मीटर नॉर्थ। अब 40 जो है मीटर की बात हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं, ये यहाँ तक 40 नॉर्थ टू रीच द होटल। तो विद रिस्पेक्ट टू द होटल द डायरेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन इज, तो ये आपसे पूछ रहा है कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है। देखो आप 40 मीटर चलकर यहाँ पर होटल पहुँचते हैं, ठीक है, तो ये आपका होटल हो गया। अब इसके सापेक्ष स्टेशन की दिशा पूछ रहा है, तो जिसकी दिशा पूछेगा हम तुरंत यहीं पर ऐसे डायरेक्शन खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। तो आप मुझे बताओ, ये हमारा हो गया, जैसे मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला जो डायरेक्शन था हमारा, ये वाला, ये हमारा होटल हो गया और ये हो गया हमारा रेलवे स्टेशन। तो होटल के सापेक्ष, इसके सापेक्ष रेलवे स्टेशन की क्या दिशा है, यही तो होगी, साउथ ईस्ट। बस थोड़ा सा रीजनिंग बस लगाना है और आंसर आ गया, साउथ ईस्ट। बस आपको ये डायरेक्शन पता है ना, जैसे जैसे बोलते जाए, ईस्ट में बोले तो ईस्ट मुड़ो, नॉर्थ बोले तो नॉर्थ, वेस्ट बोले तो वेस्ट, फिर नॉर्थ बोलेगा तो आपको ऊपर मत चले जाना है, नीचे आना है। फिर आपसे पूछेगा इसके सापेक्ष, तो यहीं पर ऐसे डायरेक्शन खींच दो और यहाँ पर देख लो कौन सा एंगल बन रहा है, मतलब कौन सी दिशा बन रही है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, आई होप आप समझ गए होंगे, साउथ ईस्ट, जिसे दक्षिण पूर्व बोलते हैं। चलो ये देखो, मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, तो वो किस त्यौहार को मनाने के लिए जा रही है, करवा चौथ, नुआखाई, पोंगल, बसंत पंचमी। आप भी जानते हो चांद को देखने के लिए हम छत पे जाते हैं, और ये आपको पता है ये करवा चौथ वाला जो है त्यौहार है जिसको मनाते हैं, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने, 63 है। देखिए
एक लड़का सूरत से नगरकुल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को यहाँ पे केवल समय का है, यहाँ पे आपको टाइम को प्लस माइनस करना है, ठीक है। 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन से सूरत 16:15 बजे चली और 3 के बाद से वो 5 को पहुँचा है नगरकुल। तो यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी इतना है तो औसत चाल क्या होगा? तो दूरी बट्टा समय करके आप निकाल लेंगे और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका राइट आंसर होगा 58.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। दूरी पहले आपको समय को कैलकुलेट करना है, देन जितना दूरी और कितना समय लगा, दूरी आपका दिया हुआ है और उसके से ये टाइम कैलकुलेट कर लेना कितना समय आ रहा है। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उससे आपको सॉल्व कर लेना है। तो दूसरा हो जाएगा 64 देखूं। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए। सबको पता है सुनीता विलियम्स है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा रही थी अंतरिक्ष में, और ये प्रथम भारतीय महिला पूछा है हमसे, तो इसलिए हम सुनीता विलियम करेंगे, ठीक है, विलियम्स। चलो 64 भी हो गया। हमारा 65 यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। तो सुलभ के संस्थापक कौन है? सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक हैं, ठीक है। तो जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है ना, क्रिएटेड बाय द सुलभ, तो ये आपको याद रखना है कि जो स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसके संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, नाम याद रखिएगा। चलिए 65 भी हो गया। अभी हमारा 66 है। वाष्पन मतलब जो इवेपोरेशन होता है, इसके कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वाष्पन है ना, इवेपोरेशन, वो स्लो हो जाता है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तो तीसरा हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है ड्यू टू इवेपोरेशन, वो स्लो हो जाता है व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीज एंड द विंड स्पीड इज लो, ठीक है। सो तीसरा। चलिए 67 पे चलते हैं। देखो, कक्षा 5 के एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। तो रवि ने इसका सही कारण लिखा, जो कि है, क्या है? देखो, एक टीचर है क्लास 5 की, एवीएस की, वो बच्चों से कह रही है कि भूकंप का जो मानवीय कारण होते हैं, कि मतलब ह्यूमन की वजह से भी तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, तो रवि ने इसका कुछ कारण लिखा है। तो इसमें से सही कारण आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो देखो, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, खनन के क्रियाकलाप मतलब माइनिंग एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा होता है ना जिसकी वजह से भूकंप आता है, या फिर जो टेक्टोनिक्स प्लेट हैं उसके मूवमेंट की वजह से, या फिर जो लैंडस्लाइड है उसके वजह से। तो मानवीय पूछ रहा है ना आपसे, मानवीय कारण कि मानव की वजह से कौन सा इसमें से कारण हो सकता है, तो वो है खनन, माइनिंग एक्टिविटीज़। सो दूसरा। चलिए 68 देखिए। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, धूल से बचाता है। कारवां मतलब जिसे हम केरेवेन बोलते हैं, पर एक घर होता है। कैसा होता है? पहियों जैसा, नाव, बर्फ, रेल की पटरी। तो आपको पता है जो हाउस हमको प्रोटेक्ट करता है हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट से, तो जो कैरवन इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, ये जो कैरवा जो हाउस है वो व्हील्स पे है, पहियों पे है। तो इसका पहला। चलो 69 देखो। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों, इसमें से आपको बताना कि यूटी कौन से हैं। तो आपको पता ही है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, नागालैंड और मिजोरम स्टेट हैं, त्रिपुरा, झारखंड भी हमारा स्टेट है, झारखंड है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे यूटी के बारे में पूछ रहा है। तो यूटी हमारा लद्दाख हो गया एंड जम्मू कश्मीर। सो 4 ऑप्शन विल बी राइट। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। चलो 70 क्वेश्चन देखो। देखिए,
लिंग समानता की बात हो रही है, जेंडर इक्वालिटी की, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना। जी हाँ, ये एक होता है लिंग समानता, मतलब कि बॉयज़ गर्ल के नाम पे, ऐसे लिंग के नाम पे आप कोई डिस्क्रिमिनेट मत क्रिएट करो, ये बात एकदम सही है। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, ये तो गलत हो गया ना, ये तो आप इनइक्वालिटी दिखा रहे हो, क्योंकि समाज ने तो ऑलरेडी महिला और पुरुष के बीच में इतनी इनइक्वालिटी पहले से बता रखी है, और आप इसके बोल रहे हो कि इनको समझिए। विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, किसी भी लिंग के प्रति लिंग के व्यक्ति के प्राप्य शिक्षा के स्रोत का समान होना। तो बताओ, एक तो हमारा ए होगा, ठीक है, ए तो होगा डेफिनेटली, तो ये हम पहले ही काट देंगे। तो आपको पता है डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो, उसके प्राप्य शिक्षा का स्रोत जो है ना, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉयज़ हो, उनका समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लड़कों को बाहर भेज दे रहे हो अच्छे एजुकेशन के लिए, लड़कियों को नहीं भेज रहे हो। तो ये एक लिंग समानता है कि समान है, ठीक है। तो ए एंड डी 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी सेम हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ की राजधानी और चंडीगढ़ की दिशाएं क्रमशः आपको बतानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा लोकेशन, यहाँ पे रफली बना रही हूँ मैं, यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, यहाँ आपका लखनऊ, यहाँ पे आपका चंडीगढ़, और जिससे सापेक्ष पूछेगा वहीं पे आपको ऐसे डायरेक्शन खींच देनी है और फिर आपको बता देना है। तो इस तरीके से आप कर लेना, और ना आए तो बता देना, बट ये अभी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसका हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है। चलिए, तो देखो 71 भी हो गया है हमारा, 72 पे आते हैं। देखिए, पृथक्करण की जो प्रक्रिया होती है ना, सेपरेशन प्रोसेस, बाजरे का कौन सा भाग आप ओखली में पीसने के लिए प्रयोग करते हो, ये आपको बताना है। तो क्या तना तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना बीज। बाली और फूल में से आप क्या चीज़ यूज करते हो? तो वो होता है बाली, कॉप्स। जो बाली होती है ना, हम उसका यूज़ करते हैं ओखली में पीसने के लिए। सो तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए 72 का भी आपका तीसरा हो गया। 73 पे देखते हैं। वे जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है, मतलब जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं आता है, उसका नाम क्या है? कानपुर, रायपुर, लेह लद्दाख, मनाली, केदारनाथ, अमरनाथ। तो ये तो मुझे लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन तीनों जगह पे तो बहुत ठंडी पड़ती है, बट कानपुर और रायपुर में टेम्परेचर इतनी भी ठंडी नहीं पड़ती है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे गिर जाए। सो पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है, तो कौन से विधि का प्रयोग करेगा? देखो, वाष्पीकरण, फटकना, हाथ से चुनना नहीं। बिरयानी बनाने के लिए आप चावल और पानी को अलग करेंगे तो उसके लिए आप यूज़ करते हो डीकेंटेशन, निथारना जिसे बोलते हैं। तो तीसरा हो जाएगा। ओमनीवोरस इसमें से कौन सा है बताइए? सर्वाहारी, मतलब जो शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो। कौवा, सुअर, मनुष्य, यस ये है। बाकी आप देख सकते हो कहीं, क्योंकि ये तीनों क्या है, मनुष्य भी जो है फल फूल भी खाते हैं, इवन नॉनवेज भी खाते हैं, सुअर भी, कौवा भी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के आप तीनों देख लेना, इसमें नहीं होगा। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ओमनीवोरस है। चलो 75 हो गया। 76 देखिए, लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या पर्यावरण के लिए है, जी हाँ। पर्यावरण के माध्यम से है, यस। पर्यावरण के बारे में है, ये भी सही है, बट पर्यावरण से है, ये गलत है। तो ए, बी तथा सी ये तीनों सही होंगे, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया। 77 देखिए। निम्न में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करता है? आपको पता है ईवीएस में हमको खोजबीन करना पड़ता है, अन्वेषण, साथ में हम ईवीएस के साथ अंतःक्रिया भी, ये भी होता है, बट पर्यावरण के बारे में सूचना, ये इसको वर्णन नहीं करता है। तो ये खत्म, ए एंड बी।
ठीक है, 77 हो गया आपका दूसरा। 78 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों देखने की कोशिश करते हैं बट दिखेगा नहीं। चलिए, तो पर्पस क्या है ऑब्जर्वेशन का ईवीएस में? कलेक्ट रैंडम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानताएं और विभिन्नताएं एकत्र करने के लिए, तो जी हाँ ये हो सकता है। और एक तो आपका ए होगा, और सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड चिल्ड्रंस आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी होगा। बाकी के आप देख लो तो बोल रहा है कि आपके आसपास की जो जानकारी है उसको एकत्र करें, बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में सूचना मांगे, तो ये नहीं है ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़, क्योंकि हमसे ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ पूछ रहा है, इसीलिए हम जाएंगे फर्स्ट के साथ, ए एंड डी। विभिन्नताएं एकत्र करना, समानताएं, और साथ में बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 हो गया। ये नीचे वाले आंसर पे मत जाना क्योंकि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर है जो मुझे भेजा गया था वही है। तो आपका 78 का पहला होगा ए एंड डी। 79 देखो 79 कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे निपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। सभी को पता है निपेंथिस के बारे में। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्न में से क्या करना सबसे बेस्ट होगा? तो चलो देखते हैं कि सबसे बेस्ट इसमें से हमारा क्या हो सकता है करना एक्टिविटीज़ में। ठीक है, आंसर पे मत चले जाना, नहीं तो कुछ लोग आंसर को वही कर देंगे। तो विद्यार्थियों को स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। एक बार स्पष्ट करना, एक बार प्रश्न करना, ये दोनों नहीं होंगे। कारण खोजने के लिए कहो कि आखिर में प्लांट शिकार क्यों करते हैं, और ये रहा हमारा आंसर। रीज़न जहाँ पे भी फाइंड आउट करने का होगा वो आंसर हमेशा सही होता है, तो तीसरा हो जाएगा। बाकी फिर से वही है, बच्चों को सोचने के लिए कहो कि वो शिकार क्यों करते हैं, तो ये भी नहीं है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी कर रही है, जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ठीक है ना, जो पहले उसके टीचर ने किया था। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्न में से क्या करना चाहिए? अब उसने एक गलती कर दी तो एज अ टीचर उसको क्या करना चाहिए? क्या उसकी गलती को सुधार देना चाहिए, या फिर उसकी गलती को नहीं सुधारना चाहिए, या फिर उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए, या फिर उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए? यस, देखो ये तो तीनों गलत हो जाएगा। जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम बच्चों को पहले तो जो है पॉइंट करेंगे कि ये होना चाहिए, उसके बाद से हम खुद कहेंगे कि तुम इसको सही करो, तुम इसका हल खोजो। सो 4 हो गया, 4 हो जाएगा इसमें सही आंसर। 81 देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषय उपागम का अनुगमन करती है, मतलब एक ईवीएस में एक थीमेटिक अप्रोच चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि थीमेटिक अप्रोच ब्रेक द बैरियर ऑफ सब्जेक्ट बाउंड्रीज। क्योंकि जो विषय ये क्या करते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट को आप एक दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ा सकते हो, ये इस बैरियर को ही तोड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल ईवीएस में ईवीएस से ही रिलेटेड, नहीं, हम हिंदी को भी रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, हम इंग्लिश को भी रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। तो ईवीएस करिकुलम इसीलिए थीमेटिक अप्रोच है बिकॉज विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। बाकी आप देखो, सरलता से पढ़ा सकते हैं, विशिष्टता से समझ का विकास हो सकता है, या फिर विषय केंद्रित, ये चीज़ें गलत हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलो 82 देखो। निम्न में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं? समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम और खेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। चलिए 82 हो गया, 83 पे चलते हैं।
मीनू कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है कि तुम देखो कि आसपास में कितना लोग जल का यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग हैं, इन सब चीज़ों का वो काम देती है। तो ये इस एक्टिविटी से कौन से प्रक्रिया जो है, कौन से कौशल को एनकरेज किया जा रहा है? सबसे पहले तो बच्चे प्रश्न करेंगे ना कि आपके यहाँ पे फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितना पानी यूज़ हो रहा है। मापना तो गलत हो जाएगा। फिर बच्चे उनसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, ये भी एक अच्छा एनकरेज किया जाएगा उनके स्किल्स को। परिणाम निकालना और एक है मॉडल बनाना और प्रयोग करना। फिर बच्चे खुद से परिणाम निकालेंगे कि अच्छा इस परिवार में इतने फैमिली है, इतना पानी यूज़ हुआ है। तो आपका A, C एंड D 4 ऑप्शन सही है इसमें। चलो 84 देखिए, गोपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। अब गोपाबा को क्या करना चाहिए? देखो, गोपाबा है, उसने कहा कि देखो गुलकंद बनाना है तो इसके लिए गुलाब का फूल चाहिए। तो हेतल ने बोला कि गोपाबा से कि देखो इसने तो चुराया है फूल, ठीक है, तो अब गोपाबा को यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो क्या उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए? उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए ताकि बच्चे ना चुराएं। उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। यस, ये होगा। एंड उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो यही दोनों सही हैं, C एंड D, और यही हमारा राइट आंसर है इसका। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 85 देखिए, नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। आपको भी पता है इंटीग्रेटेड है, हम एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाते हैं, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ईवीएस हमारा एकीकृत है, मतलब इंटीग्रेटेड है ईवीएस का नेचर। सो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 86 देखो, देखो गुल जो है वो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहाँ कई पेड़ पौधे थे। तो ईवीएस के लिए वहाँ निम्न में से किसका अध्ययन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है? पेड़ पौधों के नाम, या फिर उनके वैज्ञानिक विशेषताएं, या फिर उनके औषधीय नाम, या फिर पर्यावरणीय स्थितियाँ जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं? बताइए। देखो, वो लेकर गई है किस लिए? गार्डन विजिट के लिए। अब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो ईवीएस के लिए किसका यहाँ पर जो है ना स्टडी करना बेस्ट होगा? मेडिसिन नेम तो नहीं होगा, ना ही एनवायरमेंटल सिचुएशन, ना ही बस ये इस पौधे का नाम ये है वो है। हम वहाँ पर साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, ट्रीज एंड प्लांट का बच्चों को बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा, तो यही सही हो जाएगा। चलो 87 देखो, ईवीएस की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। निम्न कोटि के प्रश्न, सरल, जटिल या फिर उच्च कोटि के प्रश्न? तो आपको भी पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च कोटि के प्रश्न। ठीक है, दूसरा एक बार आप इसका इंग्लिश देखो। ईवीएस क्लासरूम विल नीड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू बी एबल टू प्रोग्रेसिवली आस्क हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 88 देखो, रेजी चांद के सामने ऐसे चूड़ी रखती है और कहती है, और ये मान लो चांद है, कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है, क्योंकि चांद जो है वो पूरा चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्न प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित हैं? तो सबसे पहले तो उसने अवलोकन किया होगा, अरेंज करना है आपको, तभी तो उसने बोला, तो C होगा पहले, खत्म। अवलोकन करने के बाद से उसने इन दोनों का कंपेयर किया होगा, C के बाद से A। देन उसने तर्क लगाया होगा और बाद में आपको बताया कि देखो इस वजह से ये जो है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है। तो C A B D तीसरा। चलिए 89 देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्न घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा?
तो सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं नियोजन, बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? CCE आपको पता है ना, सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन, होल जो हम असेसमेंट करते हैं, तो इसका जो सही क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले होगा बी, बच्चों को आप जो भी आपने उपलब्ध कराया है उसकी जो अनुभव की जो व्यापकता है, तो बी आपका पहले होगा। तो इस तरीके से ख़त्म। देन आपका ए होगा कि जो है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन होगा। देन आपका जो है इसमें सी हो जाएगा, जो भी सुधार की ज़रूरत है, और लास्ट में निर्धारण। तो BACD दूसरा। पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? डिस्कशन, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, EVS में आपको पानी की उपलब्धता और इसका पुनः उपयोग, रीयूज़, रिसाइकल, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा, और वो होता है प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट में आप बहुत अच्छे से उस सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। मान लो आपने KVS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आप महाराष्ट्र के स्कूल में टीचर बन गए। तो वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि व्यंजन है। तो ये भरली वांगी किससे बना है? छोटे छोटे जो भरवा बैगन होते हैं, आपने देखा होगा, एकदम छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं से बना होता है भरली वांगी। तो पहला हो जाएगा छोटे छोटे भरवा बैगन से। ठीक है, अब 63 देखते हैं। हमने इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग ईयर्स के पेपर लिए हैं। कुछ 2018 का है, कुछ आपका 20, 22, 23, इन सभी के मिक्सचर हैं ये। ठीक है, चलो 63 देखो। आपको पता है एक पंछी होता है, उसका जो पंख होता है वो विभिन्न रंग, आकार एवं माप के होते हैं। तो ये पंख उनको उड़ने में सहायता करता है। और क्या क्या प्रोवाइड करता है? विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में पंख से खाना थोड़ी ना मिलेगा, ये गलत। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। हाँ, उनको गर्म रखता है, ये सही है। और अलग अलग तरीके से चलने में नहीं, वो तो उड़ते हैं ना, चलने में नहीं होगा, तो सी भी गलत, ये भी ख़त्म। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, उनको वाटर प्रूफ बनाने में, साथ में उनको गर्म रखता है। तो B एंड D दूसरा। और जैसे आप देख सकते हो, कीप देम वार्म एंड कीप देम वाटर प्रूफ। सो B एंड D दूसरा हो गया। चलिए 64 देखिए, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। जो एनिमल्स होते हैं, पशु अंडे देते हैं, और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो आपको पता है उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रख लो, कई बार पूछा हुआ है कि ऐसे भी करके पूछता है कि आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो कौन से हैं? तो वो है एनिमल्स, जो कि अंडे देते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 65 देखते हैं। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। कडम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है, सूर्यमणि या बछेंद्री पाल। तो इसमें से पहली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा। 4 ऑप्शन विल बी राइट। 66 देखो, इसमें से कौन सा कथन मणिपुर के बारे में सही है? मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, सही है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, है ना, लोकटक मणिपुर में, तो ये भी सही है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। बट ये लावनी लिख दिया ना, इसलिए मैंने इसको पहले ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ना कि मणिपुर का। तो ACD दूसरा। चलिए 67
देखिए, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं, काम, ठीक है, यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए, या फिर अपना और अपने लोगों का सहारा, भरण पोषण के लिए। तो देखो, सबसे पहले कोई भी आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो ताकि आप अपनी अपनी फैमिली का जो है ध्यान रख सको, यही एक रीज़न होता है। तो इसलिए सी, तीसरा, ठीक है। तो 67 का हो जाएगा तीसरा, मतलब ओनली सी। तो ऑप्शन को भी ध्यान से देना, तीसरे में केवल सी लिखा हुआ है। चलिए 67 हो गया। अब हाथी से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन, 68, हाथी के झुंड के बारे में क्या सही है? उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, नर बहुत कम संख्या में होते हैं, गलत। उनके झुंड में सारे ही नर हाथी होते हैं, एकदम गलत। 1-2 होते हैं नर हाथी, बाकी तो सब मादा हाथी होते हैं। उसके बाद से आप देखो, नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। जी हाँ, जो नर हाथी है ना, वो केवल झुंड में 14 और 15 इतनी एज तक ही रहते हैं, ठीक है। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, यस, क्योंकि ये तो पहले ही निकल जाते हैं ना, 14 और 15 के बाद तो नर हाथी निकल ही जाते हैं। तो सी एंड डी, तीसरा। 68 हो गया। अब हमारा 69, चलिए, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है और इसका पैमाना भी लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी क्या होगा? जैसे आप चाल बराबर दूरी बट्टा समय करते हो, वैसे आपको दूरी बराबर निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको कैलकुलेट करना है। तीसरा हो जाएगा इसमें सही आंसर, 1.672 किलोमीटर, ठीक है। इसको जब मैंने स्टार्टिंग में ईवीएस की क्लास कराती थी तो मैंने इसको डिटेल में अच्छे से समझाया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने आ ही रहा होगा, ठीक है। चलो 70 क्वेश्चन है हमारा। 70, देखो, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। देखो, मिजोरम में मीजो बोली जाती है, लुसेई एंड कुकी। और कुकी तो आपको अभी नाम भी याद होगा, अभी मिजोरम में आपको पता ही है जो लड़ाई चल रही थी कुकी और किसी और के बीच में, वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मिजोरम की भाषा ही है ना मीजो, लुसोई, कुकी। तो इस वजह से इनको हिंदी बोलने में परेशानी होती है। सो दूसरा सही हो जाएगा। चलो 71, पेट्रोलियम तथा कोयले को हम नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? बताइए। मतलब क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है, ये आपको बताना है। बनने में कई साल लगते हैं, इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे हैं, या फिर प्रभावी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, नहीं। ये नॉन रिन्यूएबल इसीलिए है बिकॉज इसका जो प्रोसेस है ना, काफ़ी साल लगता है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने यूज़ किया आप इसको तुरंत दोबारा से बना लेंगे। तो टेक मेनी ईयर्स टू फॉर्म। 72 देखो, देखो आपने पर्वतारोही कभी तो किया ही होगा। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचोगे ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसीलिए लेकर जाते हैं। खाना पकाने के लिए, गर्म रखने के लिए, टेंट लगाने के लिए नहीं, सांस लेने के लिए। क्योंकि अधिक ऊंचाई पर, अधिक जो एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, इसीलिए अपने साथ कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि उससे वो ब्रीदिंग में उनको आराम मिले। सो दैट्स वाई तीसरा। चलिए 73, अरब सागर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर हमारा अरब सागर है। तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश,
देखो तमिलनाडु आपका यहाँ पे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है पहला, ठीक है। और इसको आप मैप से भी देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा होगा। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा पुदुचेरी की वजह से, ठीक है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा, महाराष्ट्र, केरल, क्योंकि महाराष्ट्र आपका यहाँ पे है, फिर उसके बाद से आपका केरल है और गोवा भी यहीं पे है, तो ये अरब सागर के आसपास में है, ठीक है। तो तीसरा, चलिए 74 देखते हैं। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला जो है नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, इसको क्या कहते हैं बताइए। इसको कहते हैं भवाई, ठीक है ना। जो आपने देखा होगा कि ऐसे 7 से 9 जो है अपने सर पे ऐसे संभालती हैं, ये जो डांस होता है इसको बोलते हैं भवाई। सेवेंटी 75 देखो। मधुबनी प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? बिहार में है तो राजस्थान वाला तो गलत ही हो गया। ये कोई बिहार की शॉल नहीं है, ना ही ये कोई आंध्र प्रदेश की साड़ी है। ये है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी। और मधुबनी प्रसिद्ध है, बिहार का एक स्थान भी है, आपको पता होगा मधुबनी। तो डी एंड ई 4 ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारा 76 है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। देखिए लिखा हुआ है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रही हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। उसका क्वेश्चन ये है कि क्यों ये अलग अलग गेम खेल रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ईवीएस शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है? तो पहला है कि उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। जी हाँ, ये इससे एक हाई लेवल की जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। और ऑब्जर्वेशन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित होगा। सामाजिक घटना के बारे में क्यूरोसिटी बढ़ेगी, संज्ञानात्मक क्षमता का भी विकास होगा। तो ये तो होंगे, बट व्यापक सांस्कृतिक नज़रिया और सौंदर्य के प्रति संवेदन विकसित करना ये गलत होगा। तो ए, सी एंड डी ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। चलिए 77 पे देखते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा शिक्षण शास्त्र युक्ति होगी? तो ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट का और बुक्स का यूज करें, श्याम पट पर लिख दो और फिर बाद में इसको वीडियो के माध्यम से समझा दो। समाचार पत्रों का यूज करो, या फिर इसमें सबसे पहले आप बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करो, भोजन की आदत, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो इसलिए इसका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए 77 भी हो गया 4। 78 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करता है? तो सबसे पहले ये हमारा शिक्षण अधिगम का एक अंग है जो कि हमेशा चलता रहता है, तो ये तो डेफिनेटली होगा, तो इसलिए हमारा ए तो होगा ही। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है, नहीं, इसलिए हम नहीं करते हैं आकलन कि हम बच्चों का हमेशा उपलब्धि स्तर ही देखें, तो बी तो होगा ही नहीं, तो ख़त्म। तो राइट आंसर तो वैसे तीसरा ही होगा क्योंकि बी तो हो ही नहीं सकता है। ए हो गया, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाओ और उसको दूर करने में सहायता है, ठीक है, सहायक है। विद्यार्थी की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि, पूर्व अनुभव के बारे में अवगत कराता है। तो यस, ए, सी एंड डी, ठीक है। सो तीसरा इसमें सही हो जाएगा। चलिए 79 देखिए। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, यहाँ पर आप देखिएगा,
इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसलिए मैं इसको आप दोबारा बता देती हूँ। 78 का प्लीज़ ले लेना, A, C एंड D, ठीक है ना। हिंदी में भी देख लो, ये A, C एंड D। चलो 79 अब करते हैं। कक्षा 5 के EVS शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी इसमें? तो ये आपको बताना है सबसे बेस्ट वाला। तो ऐतिहासिक इमारत से संबंधित आप सैर करा दो, ऑनलाइन खेल और पहेली, या फिर एक इस पे मॉन्यूमेंट्स ऐसे कुछ दिखा सकते हैं आप, और मतलब पैसेज वगैरह आप इसके ऊपर पढ़ा सकते हो, या फिर ऐसी कोई भी इमारत का भ्रमण करवाइए, फिर देन आप डिस्कस कीजिए। हाँ, ये होता है कि हमको विजिट कराना बेस्ट होता है, और इस पर लेक्चर दे दो, व्याख्यान, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा तीसरा ही सही होगा, क्योंकि भ्रमण वाला आंसर हमेशा सही होता है। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहती है। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 बनाते हैं। तो अब यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए? बताओ कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। गलत। जिसने 6 बनाए हैं वो सही है, बाकी सब गलत हैं, ये भी नहीं करेंगे हम। चींटी का चित्र दिखाओ और बोलो कि पैरों की संख्या देखो। हम उनको क्या करेंगे, अब इतनी छोटी चींटियाँ होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा उनका पैर 6 है कि 8 है? तो हम उनको मैग्नीफाइंग लेंस देंगे, जिसमें चींटी छोटी सी बड़ी दिखेगी। देन हम कहेंगे अब तुम पैर को देखो, तो यही बेस्ट होगा। ऑब्जर्व करवाएंगे ना। तो इस तरीके से हमारा 4 ऑप्शन है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी की भी क्लासेस आप ज़रूर देखें, चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।